इसके पहले की वीडियो में भी हम लोगों ने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो अर्थशास्त्र को विज्ञान बनाती हैं। अभी हम देखेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति यदि विज्ञान है तो वो वास्तविक विज्ञान है कि आदर्श विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ कारण और परिणाम का ही संबंध पाया जाता है और केवल क्या है यह स्थिति बताई जाती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये नहीं बताया जाता। जैसे कोई अगर आर्थिक नीति है तो उसमें कारण और परिणाम का संबंध बताया जाएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका परिणाम ये है, लेकिन परिणाम क्या होना चाहिए, परिणाम अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में वास्तविक विज्ञान जो है वो नहीं बताता। तो सीनियर और रॉबिन जैसे बहुत से अर्थशास्त्री हैं जिनका मानना है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है और इसमें केवल वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है, केवल कारण और परिणाम का ही अध्ययन किया जाता है। और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, सभी में ये नियम लागू होता है कारण और परिणाम का। और कारण और परिणाम बताते हुए उसकी अच्छाई और बुराई को नहीं बताया जाता। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग क्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं, उपयोगिता ह्रास नियम में ये बताया जाता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का हम प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उपयोगिता कम होती जाती है। कम होना अच्छा है या बुरा है इससे सिद्धांत का कोई संबंध नहीं है, बस वास्तविकता बताई गई है कि ऐसा होता है। ये उपभोग के संदर्भ में उत्पादन में भी बताया जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता है उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है और लागत बढ़ती जाती है। ये वास्तविकता है, लेकिन लागत बढ़ना घटना कैसे रोका जा सकता है या ये अच्छा है या बुरा है इसके संबंध में कोई नीति निर्धारित नहीं की जाती, इसलिए अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। इसी प्रकार बाजार के नियम में मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है। और राजस्व के क्षेत्र में अगर हम देखें, वितरण के क्षेत्र में हम देखें कि किस प्रकार मजदूरी का सिद्धांत लागू होता है, किस प्रकार लगान निर्धारित होता है, ये सब कारण और परिणाम पर ही आधारित है, इसलिए ये वास्तविक विज्ञान है। राजस्व में वो कहते हैं कि ये अगर हम देखें केवल नीति बनाई जाती है कि कर कैसे लगाए जाते हैं, कर क्या है, यहाँ पे भी कारण परिणाम देखा जाता है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो बहुत सारे पक्ष हैं जो तर्क पे आधारित हैं। पहला पक्ष ये है कि अर्थशास्त्र में केवल कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए कोई विचार नहीं दिए जा सकते। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि पेट भरने के लिए रोटी और चावल दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है और तर्क के आधार पर दोनों प्रकार से पेट भरने की हानियों तथा लाभों को भी बताया जा सकता है, लेकिन तर्क के आधार पर यह नहीं बताया जा सकता कि अमुक व्यक्ति को पेट भरने के लिए रोटी का उपयोग करना चाहिए अथवा चावल का। कहने का मतलब है कि पूरी चीज़ें सामने रख दी जाती हैं कि ये भी है और ये भी है, लेकिन कौन सी चीज़ किसके लिए अच्छी होगी ये अर्थशास्त्र में नहीं बताया जा सकता, इसलिए ये वास्तविक विज्ञान है। दूसरा है श्रम विभाजन के आधार पर कहते हैं कि काम का बंटवारा कर देना चाहिए। श्रम विभाजन का मतलब यही है कि काम का बंटवारा करने से निपुणता और तीव्रता काम की बढ़ जाती है, इसलिए अर्थशास्त्री केवल कारण और परिणाम बताएं और उसको अच्छाई या बुराई को दूसरे विभाग को सौंप दें। मतलब अर्थशास्त्र केवल कारण और परिणाम में ही संबंध बताने का काम करे। और तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि यह वास्तविक विज्ञान है। इसमें अर्थशास्त्र में उद्देश्यों का पहले से ही निर्धारण हो जाता है कि क्या काम करना है। तो पहले से निर्धारण है माने समय के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता अच्छाई और बुराई के आधार पे, इसलिए ये वास्तविक विज्ञान है। और कहते हैं कि अगर इसमें
पहले से ही आदर्श मिला दिया जाएगा कि ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि एक की अच्छाई दूसरे के लिए बुराई बन सकती है, तो बहुत सारे मतभेद उत्पन्न होंगे। इसलिए इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में अर्थशास्त्र को विज्ञान माना है, वो भी वास्तविक विज्ञान माना गया है। और केवल ये अगर हम इसको आदर्श विज्ञान मान लेंगे तो बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे कि आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस आधार पर कई अर्थशास्त्री जो हैं वो इसको वास्तविक विज्ञान ही मानते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये आदर्श विज्ञान नहीं मानते, उसके आदर्श विज्ञान के पक्ष में है और विपक्ष में है, और वास्तविक विज्ञान के पक्ष में तर्क दिए गए हैं। अब दूसरा जो पक्ष है वो अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानता है। आदर्श जो सबसे अच्छा होता है, आदर्श शब्द का अर्थ ही ये है कि जो सबसे उत्तम हो। तो अर्थशास्त्र क्या आदर्श विज्ञान है, मतलब क्या ये सबसे उत्तम स्थिति को बताता है, अच्छाई या बुराई को बताता है, या केवल आर्थिक नीति को बताता है? तो बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं, जो रॉबिन्स के तर्कों का खंडन करते हैं और ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान ही है, क्योंकि अगर ये केवल बता दे कि क्या नीतियां हैं और उसकी अच्छाई और बुराई को ना बताए, तो ऐसी नीतियों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्योंकि मतलब किसी भी देश में या काल में या समाज में बिना अर्थशास्त्र के, अर्थ के समाज का विकास संभव नहीं है, तो उसको ऐसे तटस्थ नहीं छोड़ा जा सकता। गांधी जी ने भी समर्थन किया था कि अर्थशास्त्र जो है वो आदर्श विज्ञान है। और अगर कोई, इन्होंने कहा था गांधी जी ने कि वह अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक तत्वों की उपेक्षा करता है, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान है। जैसे छत्ता जीवित तो है, लेकिन उसमें सचेत मांस और जीवन की कमी है। तो अगर अर्थशास्त्र में आदर्श न जोड़ा जाए तो मधुमक्खी के छत्ते के समान जीवित होते हुए भी निर्जीव माना जाएगा। ऐसे सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। पिगू ने भी इनका समर्थन किया। इस प्रकार आदर्श विज्ञान के पक्ष में ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा व्यावहारिक होगा कि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक न माना जाए, बल्कि व्यावहारिक माना जाए, क्योंकि व्यवहार में मनुष्य की भावनाओं से संबंध होता है, उसकी अच्छाई बुराई से संबंध होता है नीतियों का। तो हम मनुष्य की भावनाओं को हटा के किसी शास्त्र की रचना नहीं कर सकते। जैसे कि कर लगाया जाता है तो उसमें देखा जाता है किस वर्ग को ज़्यादा तकलीफ होगी, किस वर्ग को कम, तो यहाँ भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। उस प्रकार कर नीति बनाई जाती है जो देश और समाज के हित में रहती है। अधिक अर्थशास्त्री निर्णय ले या उपयुक्त है, वह तटस्थ नहीं रह सकता। अर्थशास्त्री को निर्णय लेने के का अधिकार होना चाहिए। वो कैसे तटस्थ रहेगा? अगर वो किसी समस्या में घुस के कुछ कारण परिणाम संबंध निकाल के कोई नीतियाँ बनाता है, तो उसी के पास हल होगा। जो कारण और परिणाम जानता है वो ये भी बताएगा कि अगर समस्या है तो हल क्या है, और उसको नीति शास्त्र से हम अलग नहीं कर सकते। उसको कहना चाहिए मूल जो नीति है, जो नैतिकता है, उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र को आदर्श होना ही चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि श्रम विभाजन का तर्क दिया कि भाई सब अलग अलग काम करें, कोई नीति बनाए, कोई अपना कारण और परिणाम बताए, कोई अच्छाई और बुराई बताए। तो ये हंसी वाली बात है कि भाई कि आप कारण और परिणाम कोई और बता रहा है और हल कोई और बता रहा है। जो समस्या को समझेगा वही उसका हल बता सकता है, इसलिए ये तर्क भी कट जाता है। और रॉबिन्स ने जैसे कहा कि वास्तविक विज्ञान है, लेकिन कहीं कहीं वो खुद उनके विचार अपनी सीमा रेखा से आगे बढ़ गए। उन्होंने भी कई जगह सलाह दी है जो आदर्श हो गए हैं। उनका सिद्धांत अपने आप जो है वो आदर्श हो जाता है वहाँ पे भी। तो ये इसके पक्ष में तर्क है। और अगर हम देखें तो
एडम स्मिथ वगैरह हैं, एडम स्मिथ जैसे प्रकृतिवादी थे, और आशावादी जो भी थे वो कहीं ना कहीं आदर्शवाद है, क्योंकि प्रकृतिवादी थे तो वो कहते थे कि भाई मनुष्य अपना भला बुरा समझता है, इसलिए वो विवेकशील है, वो खुद तय कर लेगा उसको क्या करना है। तो यहाँ पे भी नैतिकता की बात आ गई कि अनावश्यक हस्तक्षेप मनुष्य के काम में नहीं करना चाहिए। और आशावाद में तो आशा खुद एक नीति है कि भाई निराशावाद का जो माहौल है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो यही इसमें भी कहीं न कहीं नैतिकता है। अर्थशास्त्री अपने आप को अच्छाई बुराई के विचारों से अलग नहीं रख पाते, क्योंकि अर्थशास्त्री स्वयं एक मानव है, वो अपने आप को कैसे अलग रख पाएंगे किसी नीति के लिए मार्गदर्शन देने में। तो ये तर्क भी हट जाता है, और ज़्यादा यथार्थवादी यही है कि हम उनको अलग नहीं रख सकते। अभी तक जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो कहीं ना कहीं आदर्शवाद से प्रभावित हैं। फिर है अब तो कल्याणवादी अर्थशास्त्र की अवधारणा, जो देश जितना ज़्यादा कल्याणकारी रहेगा, अभी तो मानव विकास सूचकांक दुनिया भर के सूचकांक हैं जो वास्तव में विकास को दर्शाते हैं, जिसमें मनुष्य के कल्याण का बहुत ज़्यादा संबंध है। तो वर्तमान युग में तो कल्याण से अर्थशास्त्र को मुक्त रखना संभव नहीं है। तो सरकार का यही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे कि जनता का कल्याण हो। उसके बाद निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अगर अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानेंगे, आदर्श विज्ञान नहीं मानेंगे तो नीरस हो जाएगा। और अभी की जो परिस्थितियां हैं, गतिशील परिस्थितियां हैं, बदलती हुई परिस्थितियां हैं, तो यहाँ सरकार का हस्तक्षेप करना, अर्थशास्त्रियों का समाज कल्याण में हस्तक्षेप करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और हम लोग अर्थशास्त्र में साम्य या संतुलन की स्थिति पढ़ते हैं। साम्य या संतुलन की स्थिति ऐसी स्थिति है जिसमें परिवर्तन करना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन एक नया संतुलन स्थापित हो तो वो स्थिति अच्छी होती है। तो एक संतुलन से दूसरे संतुलन तक जाना भी तो एक सुधार है, एक कल्याण की भावना है। तो यहाँ पे भी हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते कि आदर्श नहीं। जैसे एक मजदूरी का निर्धारण होता है, अभी वो सामने की स्थिति में है कि मांग और पूर्ति जहाँ हुई वहीं बराबर हुई, वहीं मजदूरी का निर्धारण होगा, लेकिन वो मजदूरी हमेशा के लिए अच्छी नहीं होती। वो वहाँ पे देखा जाता है कि क्या ये मजदूरी की दर उचित है या नहीं है। सरकार वहाँ पे फिर जब तक अर्थशास्त्री सलाह नहीं देंगे, सरकार आगे कदम नहीं बढ़ाएगी। तो सामने का तर्क भी उचित नहीं है। अर्थशास्त्र को हम नैतिकता से अलग नहीं रख सकते। और दो प्रकार की विचारधारा है इसमें भी। सैमुअल्सन वगैरह कहते हैं कि ये जो है वास्तविक विज्ञान ही है, इसको अर्थशास्त्री मूल्यांकन करें, नीतियों का ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में हम अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू को नकार नहीं सकते। तो ये बात तो अब मानना कठिन है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान नहीं है। धन्यवाद।